डियर स्टूडेंट्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जो इसी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। फिर ये वीडियो आपके समझ में आएगा, आज वाला। अब ये हेडिंग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन देख करके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते होंगे कि ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इतना बड़ा फैलावा फैलाने की क्या जरूरत है। क्लास 9th वाला मोशन ज्यादा बेटर था, वो सीधा साधा मोशन था, इजिली पढ़ लिया था। तो 11th में आते आते इस मोशन को क्या हो गया, 11th वाला मोशन इतना बुरा क्यों है। बेटा मोशन ना तो क्लास 9th वाला होता है और ना तो क्लास 11th वाला होता है। मोशन तो रियल लाइफ में दिखता है, जो एग्जिस्ट करता है। उस मोशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही ये हेडिंग पढ़ी है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में हमने आपको ये बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके द्वारा मानी हुई कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी एक ही एक्सिस के एलोंग जा रही है, बिना ऊपर या नीचे, बिना किसी और एक्सिस के एलोंग गए ही, अगर सीधे एक ही एक्सिस के एलोंग जा रही है, जो भी आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम, उस सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के एलोंग ही जा रही है सिर्फ, तो सच ए मोशन इज कॉल्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या माना था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने कहा था कि कोई भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो एक्स एक्सिस के एलोंग जा रही हो, या तो वाई एक्सिस के एलोंग जा रही हो, या तो जेड एक्सिस के एलोंग जा रही हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हम लोग जो डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उसमें काफी ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जो किसी एक्सिस के एलोंग ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। वो किसी एक्सिस के एलोंग जाते वक्त स्पिन भी कर सकती है, वाइब्रेट भी कर सकती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए। ये डेली लाइफ में ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप किसी बॉल को गिरा रहे हो तो क्या वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है। पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ साथ अगर उसके मोशन को आप ऑब्जर्व करें तो वो अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करती है, और स्पिन कर रही है इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी एक ही दिशा में नहीं जा रही है। या फिर अगर कोई बॉलर बॉल करा रहा है तो बॉलिंग के दौरान बॉल आगे भी बढ़ती है, स्पिन भी करती है और थोड़ी वाइब्रेट भी कर सकती है। तो इसलिए रियल लाइफ में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट से इनकाउंटर नहीं होते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली किसी एक एक्सिस के एलोंग ही चली जा रही हो। तो फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए इंसानी दिमाग ने एक गजब की सोच बनाई, एक ख्याली पुलाव बनाया पॉइंट ऑब्जेक्ट का। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसका ज्योमेट्रिकल साइज बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, और आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं बशर्ते कि वो बड़ा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रही हो, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो। पॉइंट ऑब्जेक्ट कल्पनाओं की बात है, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक खास बात होती है कि वो हमेशा किसी एक एक्सिस के एलोंग ही जाती है। उसके पीछे रीजन है, उसमें कोई वाइब्रेशन या रोटेशनल मोशन नहीं होता। सरल भाषा में इस बात को समझते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट का साइज जितना ही छोटा रखोगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी, और जैसे ही साइज बड़ा होगा वो घुमाना शुरू कर देगी। आप इसको करके देख सकते हो घर पे अपने। आप बहुत छोटे किसी पार्टिकल को ड्रॉप करिएगा, वो मोस्टली बिना ऑसिलेट हुए या रोटेट हुए ही डायरेक्टली नीचे जाएगी किसी एक एक्सिस के अलोंग। जबकि बड़ी बॉडीज को आप छोड़ोगे
तो वो उसमें रोटेशनल मोशन बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। और जैसे ही रोटेशनल मोशन दिखाई दे जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट न केवल एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, साथ ही साथ उसमें मोशन की कई डायरेक्शन हो जा रही है। तो इसीलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ही हम लोग मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। और आप सोच के देखिए, इंसान का दिमाग कितना ब्रिलियंट है, क्योंकि इस नेचर को हमने नहीं बनाया, फिर भी इसको समझने के लिए हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी चीजों को रच डाला। क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट के बिना किसी ऑब्जेक्ट को मोशन को समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो किसी एक तरह के कैरेक्टर में है ही नहीं। वो आगे भी बढ़ रही है, रोटेट भी कर रही है, वाइब्रेट भी कर रही है। तो सारे ही मोशंस को कलेक्टिवली एक साथ पढ़ लेना या एक साथ समझ लेना ये मुश्किल है। और इसलिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को केवल ट्रांसलेटरी मोशन तक पहले रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद में इंक्लूड किया जाएगा रोटेशनल मोशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी या वाइब्रेशनल मोशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी। और इस तरह से ऑब्जेक्ट के किसी मोशन का पूरी स्टडी हो पाएगी। स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ने के लिए आपको तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप तीनों में से किसी एक एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानोगे अगर आपको स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है तो, क्योंकि रीजन बड़ा क्लियर है। स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के एलोंग ही चल रही होती है, तो बाकी दो एक्सिस यूजलेस है, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हम लोग एक्स एक्सिस को ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ने के लिए। ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, और इस पर हम लोग कहीं पर कोई ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन आप कहीं भी ले सकते हैं। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हो। एक्सिस वो लाइन होती है जिसके अलोंग ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में चलती है, और ओरिजिन वो पॉइंट होती है जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर राइट हैंड साइड में x1 पोजीशन में है, अगर ये दूरी ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट की दूरी अगर x1 है, डिस्टेंस x1 है, और वो राइट हैंड साइड में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो प्लस x1 है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्लस x1। और वही अगर ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड में x1 डिस्टेंस पर है, लेफ्ट हैंड साइड में x1 डिस्टेंस पर है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम लोग कहेंगे कि ये माइनस x1 है। दोनों पोजीशंस में अंतर रखने के लिए ये प्लस माइनस सिंबल्स यूज किए गए हैं। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों बातों में अंतर रखने के लिए प्लस और माइनस यूज किया गया है। अगर आप प्लस या माइनस यूज ना करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि अगर हम प्लस या माइनस ना यूज करें और सिर्फ ये कहते कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x1 की पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप उसकी पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता पाए। x1 की पोजीशन में वो इधर भी हो सकती है ओरिजिन से, x1 की पोजीशन में इधर भी हो सकती है, तो आप उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हो, और इसलिए प्लस और माइनस का सिंबल यूज किया जाता है पोजीशन को एग्जैक्टली बताने के लिए। अभी तक हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दी है, लेकिन बच्चों चैप्टर का नाम मत भूल जाइएगा। चैप्टर का नाम था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन की डिटेल्स देखनी है। अभी तक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे थे कि पोजीशन क्या थी या पोजीशन को मेंशन कैसे किया जाएगा स्ट्रेट लाइन के अलोंग, बट उस पोजीशन चेंज को हम लोग मोशन कहते हैं। पोजीशन में जो चेंजिंग होती है, जितनी भी चेंजिंग होगी, दैट चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा इसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक्स एक्सिस है और ओरिजिन से x1 की पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x2 पोजीशन में चली गई। ऑब्जेक्ट x1 पोजीशन में थी, थोड़ी देर के बाद ये मूव करके x2 पोजीशन में चली गई, तो पोजीशन इसकी जितनी चेंज हो गई है, दैट चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी के चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेल्टा ग्रीक वर्ड को यूज करते हैं। पोजीशन में बदलाव हो रहा है, एक्स फॉर पोजीशन एंड डेल फॉर चेंजिंग। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट फाइनली कहां थी, x2 पर, माइनस इनिशियली कहां थी, x1 पर। तो दिस चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। और ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इसलिए क्योंकि इसकी अपनी एक निश्चित डायरेक्शन होती है, एक डेफिनेट डायरेक्शन है फ्रॉम x1 टू x2। अगर हमने डेल एक्स को डिस्प्लेसमेंट कहा है तो डेल एक्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ली जाती है। इनिशियल पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट की शुरुआत में पोजीशन क्या थी और बाद में पोजीशन क्या हो गई की तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा ली जाती है। आइए अब डिस्टेंस को समझने की कोशिश की जाए। डिस्टेंस का मतलब होता है कि मोशन के दौरान कोई ऑब्जेक्ट जितनी पाथ लेंथ कवर करती है, जितना वो रास्ता तय करेगी, दैट टोटल रास्ता इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। जैसे कि एग्जांपल के जरिए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर करने की कोशिश की जाए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट O, ओरिजिन O से चलना शुरू करता है और पहले वो A पर गया, देन B पर, फिर वो वापस C पर आ गया। फिर से मैं रिपीट कर दूं अपनी बात को। मोशन के दौरान कोई ऑब्जेक्ट O से चलना शुरू कर रहा है, A पर गया, फिर B पर, फिर B से वापस लौट आया C पर। अगर इसमें पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस क्या कवर करी, तो डिस्टेंस कवर्ड मालूम करने के लिए ऑब्जेक्ट ने जितना भी पाथ कवर किया है उस पूरी कवर्ड पाथ का लेंथ मेजर कर लीजिए। तो ये डिस्टेंस आराम से मेजर किया जा सकता है। O से A पर आया 10 मीटर, A से B पर गया 20 यानी 30 हो गया, 30 गया, फिर वापस में फिर आया है यहां तक यानी 30 30 60 और फिर C तक आ गया है। फाइनली C पर आके बॉडी रुक गई है, यानी टोटल 70 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी। वही अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए बस आप दो चीजें देखते हैं कि बॉडी इनिशियली कहां थी और फाइनली कहां पहुंच गई। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दिस मच इज डिस्प्लेसमेंट ओनली। O से चलना शुरू करी थी और C पर पहुंच गई, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है इसलिए आपको माइनस प्लस साइन का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने बताया था ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में आप माइनस यूज करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर का है, बट डिस्टेंस कितनी आई थी, डिस्टेंस टोटल 70 मीटर की। डिस्टेंस मालूम करने के लिए पूरी डिस्टेंस जोड़ते हैं।
पूरी पाथ लेंथ जोड़ते हैं, जो ऑब्जेक्ट ने मोशन के दौरान कवर किया है उस पूरे रास्ते की लंबाई को जोड़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओ से ए पे आई थी, ए से बी पर, बी से फिर ओ पे आते हुए सी पर आ गई थी फाइनली, यानी दिस मच इज 70 मीटर डिस्टेंस।